हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका बैक टू बेसिक्स में। आज हम इन्वायरमेंट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट उसको डिस्कस करेंगे। राइट। अब बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका मतलब है कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। ठीक है। अब उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ये हम देखेंगे कैसे इस वीडियो में। राइट। अब आपने ना देखा होगा ग्लास हाउसेस पहाड़ों पे होते हैं। उन ग्लास हाउसेस के अंदर आपने देखा होगा प्लांट्स लगाए होते हैं। रीज़न ये होता है कि ग्लास हाउस के अंदर जो टेम्परेचर है वो वार्म होता है और बाहर ठंडा होता है। तो ठंड में वो प्लांट सरवाइव ना कर पाएँ, इसलिए उनको ग्लास हाउस के अंदर रखा जाता है। वो जो ग्लास हाउस है उसमें भी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हो रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है, वहाँ पे हमारे पास ग्लास है और अर्थ के केस में हमारे पास एटमॉस्फेयर है जिसमें कि गैसेस हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। राइट। अगर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ना हो तो जो अर्थ का टेम्परेचर है, जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है, काफ़ी कम होगा। तो हमें ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट चाहिए ताकि हम अर्थ को एक हैबिटेबल प्लेस बना सके। ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है इन्हांस्ड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से, कि जो नॉर्मल ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट था वो अब बढ़ गया है, जिस वजह से अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ गया है। राइट। जिसको हम नाम देते हैं ग्लोबल वार्मिंग का। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का जो अमाउंट है वो कंसिस्टेंटली एटमॉस्फेयर में बढ़ता ही जा रहा है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। शुरू करते हैं अब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के साथ। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है। जो कि सदियों से है। वो रिस्पॉन्सिबल है कि अर्थ का टेम्परेचर ऐसा है, ज़्यादा ठंडा नहीं है। नहीं तो अर्थ का टेम्परेचर माइनस में होता अगर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ना होता। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो अर्थ के टेम्परेचर को वार्म रखता है, मेक श्योर करता है कि लाइफ यहाँ पे थ्राइव करे और एग्जिस्ट करे। राइट। अब देखो, सन इज़ द वन जो कि अपनी एनर्जी रेडिएट करता है और वो अर्थ की एटमॉस्फेयर तक पहुंचती है। ठीक है। अब जैसे ही सन की एनर्जी आती है, ठीक है, ये सन है तो सन की एनर्जी आ रही है तो सम ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस। ठीक है। वो स्पेस में वापस चली जाती है। ठीक है। सो अर्थ तक वो पहुंच ही नहीं पाती, एटमॉस्फेयर ही उसको वापस भेज देता है। और कुछ जो होती है वो अब्जॉर्ब, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है और सरफेस है वो उसे अब्जॉर्ब कर लेता है एंड देन दैट इज़ री रेडिएटेड। ये हम डिटेल में देखेंगे कैसे। देखो, ग्रीन हाउस गैसेज आर द वंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस गैसेज में अगर हम बात करें, सबसे इम्पॉर्टेंट है वाटर वेपर। ठीक है। वाटर वेपर इज़ द मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस। उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द वन जो कि एटमॉस्फेयर में कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ योर फॉसिल फ्यूल इमिशंस। ठीक है। उसके बाद आता है मीथेन। मीथेन लाइफ स्टॉक जब हम रेयरिंग करते हैं और पैडी फील्ड्स में से, राइस की जो फील्ड्स होती हैं वहाँ से रिलीज़ होती है, तो मीथेन भी एक इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड है N2O। ओजोन हमारे पास ग्रीन हाउस गैस है। एंड सम आर्टिफिशियल केमिकल्स लाइक CFCs जिनको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि देखो, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या करती हैं? इनके अमाउंट को इंक्रीज़ कर देती हैं, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड, CFCs जो कि अब बैंड है, लेकिन इनका अमाउंट बढ़ गया। इस वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो हो रही है, क्योंकि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचुरली होता था वो बहुत ज़्यादा होने लग गया है। राइट। सो अब्जॉर्ब्ड एनर्जी, जो अब्जॉर्ब्ड एनर्जी है, जैसे मैंने बताया, कुछ तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, कुछ अब्जॉर्ब भी होती है। ये जो अब्जॉर्ब्ड एनर्जी है ये वार्म करती है एटमॉस्फेयर को और द सर्फेस ऑफ द अर्थ को। ठीक है। सो इट इज़, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज समथिंग विच हेल्प्स कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 33 डिग्रीज वार्मर रहे देन इट वुड अदरवाइज बी। यानी कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो अर्थ का टेम्परेचर 33 डिग्रीज नीचे चला जाएगा, माने कि नेगेटिव में चला जाएगा, एंड लाइफ विल नॉट एग्जिस्ट, लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है। सो दिस इज़ देयर। ओके। सो अब देखो, इस डायग्राम की हेल्प से हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सो
सन जो है अब कुछ सोलर रेडिएशन भेज रहा है अर्थ को। अब क्या होता है, कुछ अर्थ के एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट हो जाती है सोलर रेडिएशन और कुछ अर्थ की सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाती है। कुछ रेडिएशन अब्जॉर्ब हो जाती है और उसको वार्म करती है, राइट। अब जो एटमॉस्फेयर और सन की सरफेस है ना, वो भी रेडिएट करती है हीट, है ना, ये आपने साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है। सो वो जो रेडिएशन इमिट करती हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल है अर्थ को वार्म करने के लिए, ठीक है। और देखो अब क्या होता है कि जो सन भेज रहा है एनर्जी दैट इज़ इनविजिबल टू द एटमॉस्फेयर, राइट। तभी कुछ एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट हो गई और कुछ सरफेस तक पहुंच जाती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो आप बोलोगे सन की एनर्जी क्यों ग्रीन हाउस गैसेस अब्जॉर्ब नहीं करते, क्योंकि दैट इज़ इनविजिबल टू द एटमॉस्फेयर, तो वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, सरफेस पे आके कुछ अब्जॉर्ब हो जाती है। और जब ये अर्थ वार्म हो जाता है तो वो अपनी रेडिएशन जो रिलीज़ करता है वो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, और वो जो इंफ्रारेड रेडिएशन है वो ग्रीन हाउस गैसेस अब्जॉर्ब कर लेती हैं एंड दे स्टार्ट री रेडिएटिंग दी दे स्टार्ट री रेडिएटिंग दी हीट। अब उस वजह से भी जो एटमॉस्फेयर है वो वार्म होता है, ठीक है। सो दिस इज़ द रीज़न, बिकॉज जो अर्थ का सरफेस रेडिएट कर रहा है वो इंफ्रारेड है, दैट इज़ नॉट इनविजिबल टू द एटमॉस्फेयर। अब जो अर्थ रेडिएट कर रहा है वो नहीं बाहर चली जाती, वो एटमॉस्फेयर की ग्रीन हाउस गैसेस अब्जॉर्ब कर लेते हैं, री रेडिएट करते हैं और वो हीट वहीं पे रह जाती है, वार्मिंग द एटमॉस्फेयर। सो दिस इज़ व्हाट ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़। अब नॉर्मल ग्रीन हाउस गैसेस एग्जिस्ट कर रही हैं एटमॉस्फेयर में, अब जब आप ग्रीन हाउस गैसेस का अमाउंट ही बढ़ा दोगे, है ना, तो उस वजह से क्या होगा, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो इन्हांस हो जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग होगी, राइट। सो अब देखो, द प्रॉब्लम वी नाउ फेस इज़ ऑफ इन्हांस्ड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग हो रही है, ठीक है। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होती है, कोल की बर्निंग होती है, व्हीकल्स इमिट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर, डिफॉरेस्टेशन की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस की अमाउंट जो इंक्रीज़ हो रहा है। देखो डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्यों होता है, क्योंकि फॉरेस्ट में हमारे पास पेड़ होते हैं, पेड़ जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं बिकॉज दे हैव टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जब पेड़ ही नहीं होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब नहीं होगी तो एटमॉस्फेयर में रहेगी, तो ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल बढ़ जाएगा। तो इस वजह से लैंड क्लियरिंग भी रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस गैसेस के नंबर को बढ़ाने के लिए। सो दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज इन्हांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है वार्मिंग ऑफ द अर्थ, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जानते हैं, जो कि इवेंचुअली लीड कर रहा है क्लाइमेट चेंज को, ठीक है। सो सनलाइट पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड इट वार्म्स द अर्थ सरफेस, है ना, एटमॉस्फेयर से पास कर जाती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब जो ये रिलीज़ करता है, अर्थ वार्म होने के बाद जो रेडिएशन रिलीज़ करता है वो IR होती है, दैट इज़ अब्जॉर्ब्ड बाय द ग्रीन हाउस गैस molecules and is re-emitted in all the directions, warming the surface of the earth in the lower atmosphere, ठीक है। surface of the earth और lower atmosphere को warm करता है ये प्रोसेस। अब देखो अर्थ का जो क्लाइमेट है दैट इज़ अ रिजल्ट ऑफ बैलेंस, है ना, बैलेंस होना चाहिए कि जो इनकमिंग एनर्जी आ रही है सन से और जो रेडिएट हो रही है इनटू दी स्पेस वो इक्वल होना चाहिए, तभी तो अर्थ का टेम्परेचर रहेगा जो अभी है। अगर हमें उसे ही मेंटेन करना है तो जितनी हीट आ रही है उतनी हीट बाहर जानी चाहिए, है ना। अब लाइक आई सेड, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है दैट स्ट्राइक्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट UV IR, ठीक है, दैट इज़ इनविजिबल टू द ह्यूमन आई, ठीक है। IR रेडिएशन और UV इज़ इनविजिबल टू द ह्यूमन आई, हम सिर्फ विजिबल लाइट को देख पाते हैं। UV रेडिएशन का एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है देन विजिबल लाइट, और IR का सबसे कम होता है, लेकिन एनर्जी देखो आप ऐसे करते हो ना, UV की सबसे ज़्यादा है देन विजिबल की, और तब हमारे पास आती है IR की, और UV की एनर्जी ज़्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है, लेकिन उसकी वेवलेंथ कम है, ये भी आपने साइंस में पढ़ा होगा। अब देखो, सम ऑफ द सन्स इनकमिंग रेडिएशन इज अब्सॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर, द ओशंस एंड द सर्फेस ऑफ द अर्थ, मच ऑफ इट इज़ हाउएवर रिफ्लेक्टेड ऑल्सो, ठीक है। अब जब वो इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में जाती है बाहर, ठीक है, तो उस वजह से हमारे पास प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो अब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर को, ठीक है। सो एटमॉस्फेयर जो रेडिएट कर, वो एनर्जी IR एनर्जी इक्विवेलेंट है टू 59% ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक है। सो 59% जो है वो एटमॉस्फेयर रेडिएट करता है। सो अब एज द अर्थ्स एटमॉस्फेयर चेंजेस, मतलब ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट
बढ़ता है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। तो जैसे जैसे अर्थ की एटमॉस्फेयर की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी, जो IR रेडिएशन लीविंग द एटमॉस्फेयर कैन ऑल्सो चेंज, राइट। सो दैट इज़ हाउ द ग्रीन हाउस इफेक्ट इट वर्क्स। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। ठीक है, आप देखो, सो बेसिकली एटमॉस्फेयर है ना, दैट एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट। ठीक है, उसमें स्पेशली जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, दे absorb IR radiation preventing it from leaving the atmosphere, warming the atmosphere। उसकी वजह से ग्रेजुअल हीटिंग होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर की और सरफेस की, राइट। अब इट इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट क्योंकि सिमिलर प्रोसेस ग्रीन हाउसेस में या जो ग्लास हाउसेस होते हैं उनमें भी होता है। Relatively high energy UV and visible radiation penetrate the glass walls and roof of the greenhouse। ठीक है, वो अंदर आ जाती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, लेकिन जब वो सरफेस जो भी वहाँ पे सर्फेसेस हैं वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब वो जो सर्फेसेस हैं, क्योंकि वो सन जितने वार्म नहीं है तो वो IR रेडिएशन एमिट करते हैं। ठीक है, तो IR रेडिएशन एमिट करते हैं, तो IR रेडिएशन नहीं पास कर पाते ग्लास से, वो अंदर ही ट्रैप हो जाती है, वार्मिंग द ग्रीन हाउस। तो इसी वजह से जो ग्रीन हाउस है वो सर्दियों में गर्म रहता है, जबकि बाहर टेम्परेचर बहुत ही कम है उस वजह से। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ इट इज़। उसके बाद ये तो हो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। उसके बाद देखो, अभी कोरोना वायरस पेंडेमिक चल रहा है, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम हो गई, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी ही नहीं हो रही है ना, तो इंडस्ट्रीज़ नहीं चल रही है ना, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो ग्रीन हाउस गैस की एमिशंस हैं वो कम हो गई है ना, तो एमिशंस ऑल टाइम लो है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग हमें कैसे पता चलेगा, ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में कितनी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, वो ऑल टाइम हाई है। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑल टाइम हाई है 417 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, 150 साल पहले कार्बन डाइऑक्साइड 280 पार्ट्स पर मिलियन था। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ चुकी हैं, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और लास्ट ईयर 414 था, राइट। सो इन केस ऑफ आर कोर्सेज, सो वी हैव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। ठीक है, आप कंबाइंड ले सकते हैं इसको विद टेस्ट सीरीज़, या सिर्फ क्रैश कोर्स लिख सकते हैं, और आप सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद 2021 के लिए हमारा एक कोर्स है एसे कोर्स। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 5 जुलाई से इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, राइट। देन फ्रॉम 19th July the thesis writing starts। ठीक है, so that you can write the essay in a more better way। then 30th August से आपके fortnightly essay tests हो जाएंगे शुरू, and then you will have a full length test on the 1st November, and then इवेंचुअली आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। बाकी कोर्सेज की बात करूँ तो हमारे पास PCM बैच है प्रॉपर, जिसमें कि आपको कंटेंट वीडियोस मिलते हैं। उसके बाद आप लगा लीजिए मिनी क्विजेज़ होते हैं, ताकि आपको वो कंटेंट वीडियो रिवाइज हो जाए, राइट। और उसके अलावा हम प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज़ इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, और क्रैश कोर्स और इवन ऐसे की जो क्लासेस हैं, इवैल्यूएशन के लिए आपको ऐसे कोर्स लेना पड़ेगा, और इंस्टॉलमेंट्स में अवेलेबल है ऐसे बैच, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी का विद और विदाउट आंसर इवैल्यूएशन कॉम्बिनेशंस में आपको और डिस्काउंटेड प्राइसेस मिल जाते हैं, और टेस्ट सीरीज़ हैं। और ऐसे का कोर्स अगर आप इस हफ्ते में लेते हैं तो आपको डिस्काउंटेड प्राइसेस मिलेंगे, उसके बाद आपका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। इन केस यू वांट टू enroll, go to Target 2021 at our website, right? In case you have any doubt, you can call at this number and get it resolved.